हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम्स के सारे पॉज एंड पॉन्डर करने वाले हैं। आज वाली क्लास में सारे पॉज एंड पॉन्डर डिस्कस करेंगे और सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से देगा। इस बात का ध्यान रखो कि मैं आपको समझाऊंगा, बाकी ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको खुद से बना के लिखने हैं, तो समझ लो यहाँ पर। बाकी खुद से आप बना के लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अगर सैंपल आंसर चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नॉट। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चंस में है क्या। तो आज वाली क्लास में सारे पॉज एंड पॉन्डर कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चे? सामने देखते हैं। नेक्स्ट, तो भाई पहले पॉज एंड पॉन्डर आपके जो पेज पे आ रहे हैं वो है, हाँ भैया, पेज नंबर 143 सामने देखेंगे आप सभी। आई होप क्लियर होगा, आपको दिख रहा है। देखिए बच्चों, अब पेज नंबर 143 में सबसे पहला पॉज एंड पॉन्डर है भैया। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। अब गाइस याद रखना, कोई भी क्वेश्चन रटने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको खुद से समझ के लिखने होंगे। किस तरीके से काम करने वाले देखते हैं। सामने क्वेश्चन में बोला गया सपोज, सपोज मतलब ये मान लो, you made a pawn atom as Thomson described using clay for the positive charge and small bits for the electron spread through it. What will happen if? अब भैया मान लीजिए आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा। जे थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था भाई? जे थॉमसन मॉडल ने बोला था भाई एटम, एटम किसकी तरह है? वाटरमेलन की तरह है या फिर प्लम पुडिंग की तरह है? भाई जे थॉमसन ने बोला था एटम एक प्लम पुडिंग की तरह है या फिर वाटरमेलन की तरह है। भाई बीच में जो रेड वाला पोर्शन होता है, बीच में जो रेड वाला पोर्शन होता है वो हमारा कैसा होता है? वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो उसके अंदर बीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। भाई यही बताया था। अब बोला गया है कि मान लीजिए वो मॉडल पढ़ने के बाद मैंने आपको होमवर्क दिया कि आपको अपना खुद से मॉडल बना के लाना है। तो बच्चों ने क्या करा? बच्चे ने क्या करा भैया? क्ले ले ली, क्ले से मॉडल बना दिया और क्ले के ऊपर थोड़े बीड्स डाल दिए, बीड्स मतलब मोतियां डाल दिए। तो बच्चे बोल रहे हैं भैया ये जो क्ले है ये पॉजिटिव पार्ट है। इधर देखो, आपने अपना खुद का मॉडल क्ले से बनाया, क्ले को पॉजिटिव चार्ज मान लिया और उसमें थोड़ी बहुत आपने बीड्स डाल दी, बीड्स मतलब मोती डाल दी, थोड़ी बहुत मोती डाल दी। ठीक है, अब मोती को आपने नेगेटिव चार्ज मान लिया। अब क्या होगा? अब भाई दो आंसर देना। भाई क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ने बोला आपने जे थॉमसन का मॉडल पढ़ के खुद का मॉडल बनाया है क्ले से, क्ले पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो लगी हुई बीड्स है वो नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हुआ देखो, पहला the positive charge on the clay is lesser than the total negative charge of the beads। अब देखो भाई यहाँ पे बोला गया है कि आपने जो बीड्स ली, आपने जो मोती ली वो क्ले के मुकाबले कम है, क्ले के मुकाबले कम है। तो क्या होगा? तो भैया आपको पता है एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम कम बीड्स लेंगे और क्ले ज्यादा लेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट कम हो जाएगा। तो हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। अगर हम बीड्स को कम लेंगे तो इससे क्या होगा भैया? पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हो जाएगा, क्ले जो है वो ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव पार्ट कम हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा एटम होगा वो पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। तो भैया ऐसा नहीं है। तो आपको इस चीज को लिखना है भैया, इफ भी आपको प्रॉपर इसको बना के लिख देना है कि भैया अगर हम क्ले को ज्यादा लेंगे और बीड्स को कम लेंगे तो इस केस में हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, एटम हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आंसर लिखना कैसे है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। क्लियर है? बाकी कोशिश करो खुद से बना के लिखो। आगे नेक्स्ट, by mistake the clay itself carry a bit of negative charge, what would you still represent a neutral atom? अब देखो ये मान लीजिए आपने भाई जो क्ले ली थी, जो हमने क्ले ली थी वो कैसी थी? पॉजिटिव। क्ले कैसी थी? पॉजिटिव। और बीड्स कैसे थे? नेगेटिव। अब भैया बीड्स कम थे, बीड्स कम थे और क्ले ज्यादा थी। अब मान लीजिए क्ले के कुछ हिस्से में नेगेटिव पोर्शन है, क्ले के कुछ हिस्से में नेगेटिव पोर्शन है, तो अब देखो क्या हो जाएगा भैया? तो इससे हमारा एटम न्यूट्रल हो जाएगा। यस, नाउ आवर एटम कैन बी न्यूट्रल, नाउ आवर एटम कैन बी न्यूट्रल, एटम कैन बी न्यूट्रल। तो हाँ भाई, इससे हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? भाई क्वेश्चन ने पहले बोला था आपने खुद का मॉडल बनाया क्ले से, क्ले जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, बीज जो है वो नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में बोला गया अगर क्ले ज्यादा है बीज कम है तो क्या होगा? तो भैया हमने लिखा ऐसा नहीं, ऐसे भैया एटम नहीं बन पाएगा। हमें पता है एटम न्यूट्रल होता है, इसके लिए क्ले और बीज बराबर बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर क्ले ज्यादा है बीज कम है तो हमारा एटम न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। पहली चीज हमने ये लिखी। दूसरे क्वेश्चन में बोला अगर मान लो क्ले में भी कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स है तो क्या अब एटम न्यूट्रल होगा? तो हाँ भैया, अब अगर दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे तो हमारा एटम न्यूट्रल हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में ये बोला गया। तो दिक्कत परेशानी? आपसे सीधा जे थॉमसन का मॉडल नहीं पूछा, आपसे जे थॉमसन मॉडल पे ही आपको ये क्वेश्चन दे दिया। भाई भैया क्वेश्चन था भाई, लिखना कैसे आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, अभी आपसे चीजों को समझो। क्लियर? आगे अब could an orange or lemon which also contains seed inside the soft plum be a good comparison? In what way? What it is maps Thomson idea and where does it fall short? अब मान लीजिए आपको बोला है कि जैसे जे थॉमसन ने भैया वाटरमेलन लिया था, तरबूज लिया था, तो वैसे क्या आप नींबू ले सकते हो?
भाई नींबू कुछ तरीके का होता है, अगर हम नींबू को बीच से स्लाइस करते हैं तो यहाँ पे उसके बीज होते हैं, ठीक है, इस तरह के उसके बीज होते हैं भैया। हाँ भैया, तो क्या हम इस लेमन को या फिर ऑरेंज को ले सकते हैं? तो भाई कभी आपने अगर ऑरेंज को बीच से काटा होगा या लेमन को बीच से काटा होगा तो आपको दिखता होगा कि वो इस तरीके से है। तो भाई हम इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये बताएगा कोई? कोई बच्चा बता सकता है हम क्यों नहीं लेंगे इसको? क्योंकि भैया वाटरमेलन में क्या होता है, वाटरमेलन में बीज जो होते हैं वो इवनली स्प्रेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीज होते हैं वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। नो, बिकॉज लेमन and oranges have seeds centralized। भाई लेमन और ऑरेंज में जो सीड होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, इवनली स्प्रेड नहीं होते, तो भैया इससे हम नहीं बना सकते। तो भैया ये डिफरेंस उनके बीच में। अब बोला है सिमिलैरिटी बताओ, क्या बताओ भाई? जो डिफरेंस बता दिया कि भाई लेमन में क्या होता है, सीड हर जगह फैले होते हैं, लेकिन जो हमारा वाटरमेलन में सीड हर जगह फैले होते हैं, लेकिन जो लेमन होता है उसमें सीड एक जगह इकट्ठा होता है, डिफरेंस है। आपको बोला है एक सिमिलैरिटी भी बताओ कि कैसे मैच करना है, और एक आपको डिफरेंस ही बताना है। तो डिफरेंस तो हमने बता दिया कि भैया वाटरमेलन में हर जगह स्प्रेड होता है, लेकिन लेमन में एक ही जगह होता है। हम देखते हैं मैच, बेस सेम क्या है भाई, दोनों में सेम क्या है भाई? दोनों में पल्प है जो कि पॉजिटिव चार्ज को दिखाएगा, दोनों में सीड्स है जो कि नेगेटिव चार्ज को दिखाएगा, ठीक है। तो आप इसे लिख दोगे बोथ हैव पल्प showing positive charge and have seeds showing negative part तो भैया आपको ये गाइस आपको सिर्फ चीजों को समझना है। मैं नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आएगा, इसे ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन को समझना सीखो कि क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन समझ जाओगे खुद से बना के लिख दोगे, रटना नहीं है। ये नहीं कि भैया हम कैसे लिखे, कहां से लिखे, तो भैया खुद से बना के लिखो, चीजों को समझो, जो पढ़ा है उससे कंपेयर करो और बना के लिखो। एक भी चीज याद करने वाली नहीं है, पॉज एंड पॉइंटर में याद रखो। क्लियर है? तो भाई क्वेश्चन समझ आया? पहले क्वेश्चन ने बोला भैया कि अगर हम क्ले से एक मॉडल बनाएंगे क्या डिफरेंस आएगा। दूसरे बोला है कि अगर हम उस मॉडल को भैया नींबू से कंपेयर करेंगे तो क्या सेम होगा, क्या डिफरेंस होगा। तो हमने लिखा उसमें एक पल्प है, इसमें एक पल्प है, उसमें भी सीड है, इसमें भी सीड है, कॉमन हो गया। डिफरेंस क्या होगा भाई? डिफरेंस होगा वाटरमेलन में सीड जो होता है वो पूरे में डिवाइड होते हैं, लेकिन हमारे लेमन में और ऑरेंज में सीड जो होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, यानी बीच की तरफ केंद्रित होते हैं, यानी बीच बीच में होते हैं, ठीक है, पूरे में इवनली स्प्रेड नहीं होते हैं। आप देखोगे कि अगर आप कभी भी भाई ऑरेंज खाते हो तो भाई सीड जो होते हैं बीच बीच में होते हैं, ठीक है। आगे हाँ जी, तो आपको ये समझ आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्लास। थर्ड क्वेश्चन बोला है व्हाई डिड थॉमसन कॉन्क्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। भाई थॉमसन ने ये कैसे कॉन्क्लूड करा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी एटम्स में पाए जाते हैं, कैसे पता लगाया उसने? तो भैया जे थॉमसन सर ने क्या करा था, जे थॉमसन सर ने भैया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा था। क्या करा था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने भैया अलग अलग एलिमेंट लेके देखे। उन्होंने पहले भाई दूसरा एलिमेंट दिया, दूसरे एलिमेंट भी दिया, नेगेटिव चार्ज था वो भैया जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भैया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी। फिर उन्होंने दूसरा एलिमेंट दिया, उसमें भी यही हुआ। तो उन्होंने भैया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उन्होंने अलग अलग सब्सटेंस लेके देखे और सभी में उन्होंने ये पाया। तो उससे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, भैया आप लिख दोगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें उन्होंने अलग अलग एलिमेंट को करके देखा था और सब में उन्होंने सेम चीज पाई थी। तब उन्होंने बोला था कि हाँ भाई सब में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सारे एटम्स एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर है भाई? तीनों क्वेश्चन समझ आए? आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद खुद से लिखना है। जो बच्चा इस तरह अगर क्वेश्चन को ये चाह रहा है कि भैया आप बता दो कैसे लिखना है, हम टेप लेंगे, तो वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन को समझो, खुद से बना के लिखो। अभी इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा हूं, पता मेरे पास पूरी स्लाइड थी, इसमें आंसर लिखे हुए थे, मैं आपके सामने वो करके बोल सकता भाई ये कर लो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा भाई। मैंने कहा क्वेश्चन समझ आने चाहिए, क्वेश्चन समझ आएगा तो खुद से लिख लोगे, ठीक है बच्चे? खुद से बना के लिखोगे सब बच्चे, जहां दिक्कत आएगी वहां मेरे से पूछोगे। तीसरे वाले में क्वेश्चन में बोला, हाँ ये तीसरा दोबारा समझाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया कि जे थॉमसन ने ये कैसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स, भाई जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा, जे थॉमसन ने ये कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन सब में पाए जाते हैं। तो जे थॉमसन ने भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें उन्होंने अलग अलग एलिमेंट लिए थे, अलग अलग एलिमेंट में उन्होंने सब में सेम चीज पाई, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि भाई एलिमेंट सब में पाए जाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन सब में पाए जाते हैं। क्लियर बच्चे? समझ गए? आगे उन्होंने हवा में कोई बात नहीं की थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, उसके बाद ही बोला था। ये रहा। अब अगला पॉज एंड पॉइंटर भैया हमारे पेज नंबर 144 में है। क्वेश्चन 3 पहले कर लिया, 4 से यहां से स्टार्ट हुआ, देखो
ये हमारा शायद ये किस पे डिपेंडेंट है, ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल पे डिपेंडेंट है। रदरफोर्ड मॉडल आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, what do you think would happen if alpha particles were replaced with negatively charged particle in the Rutherford Goldfoil experiment? तो देखो ये रदरफोर्ड गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या करता था, गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल ली थी, गोल्ड की फॉइल में से उन्होंने अल्फा रेज पास करी थी। और अल्फा रेज कैसी होती है भैया, अल्फा रेज पॉजिटिव रेज होती है। कैसी रेज होती है, पॉजिटिव। तो देखो भैया इधर अब मान लो यहाँ पे एटम्स है बहुत सारे, यहाँ पे एटम्स है। अब ये एटम्स के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स भैया कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लीजिए अभी यहाँ पे पॉजिटिव रेज आ रही थी, तो वो पॉजिटिव रेज आई थी वो सीधे सीधे आ रही थी। अगर यहाँ पे नेगेटिव रेज हो जाती, क्या हो जाती, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो भैया उस केस में क्या होता, जितनी भी रेज यहाँ से पास होती वो सारी की सारी भैया अपोजिट चार्ज होने की वजह से केंद्र की तरफ चली जाती। कहां चली जाती, केंद्र की तरफ। समझ रहा है, न्यूक्लियस में चली जाती, सारी की सारी रेज है वो न्यूक्लियस की तरफ चली जाती। समझ आ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया अगर अल्फा रेज को भैया नेगेटिव रेज से रिप्लेस कर देते तो क्या होता, तो हम लिखेंगे भैया अल्फा रेज पॉजिटिव रेज होती हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं जो कि हमारे पॉजिटिव होते हैं। अगर हम अल्फा रेज को नेगेटिव रेज से रिप्लेस कर देंगे तो सारी की सारी रेज जो होगी वो न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगी, सारी की सारी रेज जो होगी न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगी, क्योंकि भैया अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ रहा है, क्लियर है बच्चे, समझ आया, कोई अच्छा ऐसा तो नहीं आ रहा है। आगे देखिए, बहुत बढ़िया, बाकी इजी था, कुछ भी नहीं था, बस ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, रदरफोर्ड फाउंड दैट, भाई रदरफोर्ड ने क्या फाइंड करा, Rutherford found that a few alpha particles bounce back sharply. How does this single surprising result completely rule out Thomson-Plum pudding model of the atom? तो भैया देखो, अब जे थॉमसन ने भैया न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जे थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट करा तो रदरफोर्ड जी ने क्या पाया, रदरफोर्ड जी ने पाया कि भैया जो भी एटम बीच से टकरा रहा है वो सीधा वापस आ रहा है। जो भी अल्फा रेज, देखो ये एटम भैया, जो भी अल्फा रेज भैया बीच से टकरा रही है वो जैसे गई थी वैसे वापस आ गई, जैसे गई थी वैसे वापस आ गई। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड करा, इससे उन्होंने कंक्लूड करा कि बीच में कोई बहुत हैवी चीज है, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने इसको न्यूक्लियस बोला। क्या बोला, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही रदरफोर्ड जी की सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे रदरफोर्ड कंक्लूड दैट, रदरफोर्ड जी ने ये कंक्लूड करा कि जो रेस बीच से गई वो डायरेक्टली वापस आ गई, वो डायरेक्टली बाउंस बैक कर गई। ठीक है, व्हिच मींस इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने ये उससे कंक्लूड करा कि एटम के सेंटर में कोई बहुत भारी चीज है, और उन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लियस, जो कि जे थॉमसन ने नहीं बताया। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि भाई जे थॉमसन ने क्या नहीं बताया था और रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था, और कैसे बताया था भैया, जो चीज जो रेस टकरा के वापस गई थी उससे बताया था कि भाई बीच में कोई हैवी चीज है जिसको न्यूक्लियस बोला गया। क्या बोला गया, न्यूक्लियस। तो आप बोलोगे भैया रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस की खोज की थी यहां से, इस बात को आपको हाईलाइट करके चलना है। क्वेश्चन समझ आया। अब आगे, इफ यू कुड आस्क रदरफोर्ड वन क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क व्हाट वुड इट बी। अगर आप रदरफोर्ड से कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप क्या पूछोगे, अगर आप रदरफोर्ड जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप क्या पूछोगे, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर रदरफोर्ड जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो क्या क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, तो देखो भैया अब कोई भी क्वेश्चन, ये भाई आप सभी पे डिपेंड करता है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट पर्सनली अगर एक लिखने वाला क्वेश्चन जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं, वी कैन आस्क, आई कैन आस्क दैट भाई हम ये पूछेंगे कि हाउ ही नो दैट nucleus has electrons and protons, has protons and neurons, तो भैया उन्होंने न्यूक्लियस की खोज तो कर दी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है ये उन्होंने क्यों नहीं पूछा, तो इसके बारे में आप पूछ सकते हो, या फिर अपने वजह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। समझ आ रहा है आप भाई कि न्यूक्लियस की खोज उन्होंने कैसे करी, या फिर उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट क्यों करा। ठीक है, उनको क्या आइडिया आया कि भाई गोल्ड फॉइल लेनी है। ठीक है, तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई दे टुक गोल्ड फॉइल, तो भाई इसका आंसर आपको पता है कि भैया गोल्ड फॉइल इसलिए कि गोल्ड फॉइल बहुत पतली होती है, तो यही क्वेश्चन लिख लो, व्हाई दे चूज अल्फा रेज। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई दे चूज अल्फा रेज,
नॉट एनी अदर रेस, नॉट एनी अदर रेस। तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई उन्होंने अल्फा रेस ही क्यों ली, कोई और रे क्यों नहीं ली उन्होंने। क्लियर है ये क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। आगे अब भैया हमारे 6 क्वेश्चन हो गया। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंटर क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंटर भैया एक्सेशन रीजन है। आप लोग मुझे खुद बताओगे। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सेशन क्या है। इसमें एक्सेशन बोला गया आपको, एक्सर्शन Rutherford concluded that most of the mass of an atom is concentrated a small region at the center called nucleus। क्या रदरफोर्ड जी ने हमें ये बताया था कि एटम का ज्यादातर मास उसके सेंटर में होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये बताया था नहीं बताया था? साक्षी बताया था नहीं बताया था? बताया था। तो ये सही है गलत है? सही है। तो ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। जैसे ही आपको ये बचा ए करेक्ट है तो फिर डी वाला ऑप्शन तो काट दो भाई, डी में बोला ए गलत। तो अब तीन ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में चुनना है। अब सेकंड देखते हैं क्या सेकंड इसका रीजन है। According to Thomson model, by Thomson model के according, electrons are embedded in a uniform distributed positive charge sphere। तो इन्होंने क्या बोला भैया, थॉमसन मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्फीयर में घूमते रहते हैं। तो भैया क्या ये इसको कंक्लूड कर रहा है भाई, इसमें न्यूक्लियस के बारे में बता रखा है, इसमें न्यूक्लियस के बारे में बता रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात बता रखा है। क्या ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ए और बी, ए और आर दोनों ही सही है। भाई जे थॉमसन they are embedded in a uniform distributed positive charge sphere। भाई जे थॉमसन ने ये थोड़ी बताया था कि बस स्फीयर में घूमते रहते हैं, उन्होंने ये थोड़ी बताया था स्फीयर में घूम। भाई जे थॉमसन ने क्या बताया था? जे थॉमसन ने बोलता भाई रैंडमली है एक। तो भाई देखो एफ गलत है, आर आपका गलत है, आर आपका गलत, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड, ए इज टू बट आर इज फॉल्स, ए इज टू बट आर इज फॉल्स। भैया जे थॉमसन ने ये नहीं बताया था। जे थॉमसन ने बोलता भैया जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भैया रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली। भैया शेल्स के बारे में तो बोर ने बताया था। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा बच्चे? इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, क्वेश्चन करना है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगला नेक्स्ट पॉज एंड पॉन्डर। हाँ भैया अब पेज नंबर 149 पे नेक्स्ट पॉज एंड पॉन्डर मिल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब देखते हैं, अभी तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, टाइम दूंगा अभी आपको करने के लिए। इधर देखिए, अब इमेजिन यू आर अ साइंटिस्ट। अब मान लीजिए आप एक सामने, मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट है, मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट है। ठीक है भैया, नेक्स्ट हु हैज डिस्कवर अ न्यू एलिमेंट। आपने नई एलिमेंट की खोज करी, मैंने आपको बताया था 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है और एलिमेंट की खोज चल रही है। तो मान लीजिए एक एलिमेंट की खोज आपने करी है, बढ़िया क्वेश्चन। नेम दिस एलिमेंट आफ्टर योरसेल्फ एंड जस्टिफाई दिस सिंबल यू हैव चूज, फॉलो द आईयूपीएसी रूल। अब आपको उस एलिमेंट को नाम देना है अपने नाम से, आपको उस एलिमेंट को अपने नाम से नाम देना है आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग। तो भैया फॉर एग्जांपल में आप अपने नाम के हिसाब से लिख देना। याद रखना आईयूपीएसी रूल क्या बोलता है, लास्ट में ईएम लिख देना है, ईएम लग दो या फिर कुछ भी लिख दो। तो ये लास्ट सॉरी कुछ नहीं, आपको भैया कुछ रूल होते हैं भाई, नाम लिखते समय हमेशा एलिमेंट के नाम के पीछे ईएम या कुछ लगा होता है। ठीक है, तो मेरा नाम है गौरव, तो भाई अगर मैंने कोई एलिमेंट ढूंढा उसका नाम हो जाएगा गौरवियम, भाई कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बच्चे, तो किसी भी एलिमेंट का नाम देते समय आपको उसके लास्ट में आईवीएम लगा देना होता है। क्या लगाने होता है भैया? आईवीएम। तो फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौरव है, तो गौरवियम नाम का भैया एलिमेंट हो जाएगा। अब इसका सिंबल भी बनाना पड़ेगा आपको, तो भैया इसका सिंबल क्या बना दूंगा भैया? पहला लेटर कैपिटल जी ए। भैया ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जिस जी और जी ए से लिखा जाता हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिंबल हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम नैतिक है, तो नेटियम आपने नैतिकियम, नैतिकियम लिख दिया भैया। एन ए आप उसका नाम नहीं लिख सकते, उसका सिंबल एन ए नहीं होगा क्योंकि एन ए का मतलब सोडियम होता है। तो आप चाहो तो कुछ एन आई लिख सकते हो, या एन आई भी निकलता होता है, एन टी लिख सकते हो, अपने नाम के किसी भी दो लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यार समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो गौरवियम हो गया, ठीक है, एंजियम हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट साक्षियम हो जाएगा, तो जो भी है भैया सूरजियम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको नाम लिख देना, सिंबल लिख देना है। क्लियर है भाई? बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया इस क्वेश्चन में करने में। आगे अब हाँ जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट प्रॉब्लम कुड अराइज इफ एवरी साइंटिस्ट यूज डिफरेंट सिंबल फॉर द सेम एलिमेंट। देखो भैया मान लीजिए अगर सेम एलिमेंट के लिए अलग-अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए तो क्या दिक्कत आएगी? तो भाई लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। तो भैया इससे क्या होगा कि जो अलग-अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट होंगे ना, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च करने में उनको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर एक एलिमेंट को अलग नाम से दिया जाएगा तो भाई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसी नहीं होगी, मतलब लैंग्वेज बैरियर की वजह से भैया साइंटिस्ट के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उसको आप बना के लिख सकते हो भैया। अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग नाम देंगे, अलग अलग सिंबल देंगे, तो भैया क्या होगा, साइंटिस्ट को बहुत दिक्कत होगी रिसर्च करने में। साइंटिस्ट भैया अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाएंगे आपस में, ये सब चीजें आपको लिखनी है। क्लियर बच्चे? आगे देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया।
ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉज एंड क्वार्टर भैया ये रहे। आई होप समझ आ रहे हैं क्लास। भाई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है। चैप्टर नहीं पढ़ते तो क्या होता है, समझ नहीं आता भैया कुछ भी। सामने देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 पॉज एंड क्वार्टर का भैया बोला गया है एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 26। भाई एटम है, इधर एक एटम है, मान लीजिए भैया एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, has 56 न्यूक्लियॉन्स। ये उसके 56 न्यूक्लियॉन्स है, उसका मास नंबर दे रखा है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब मास नंबर भी होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब मास नंबर, ठीक है। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो भैया आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो भैया ये तो कल कराना हमने। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दे रखे हैं 26। कितने रखे हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके 26 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 26। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 26। वो भी 26 हो जाएंगे। अब आपको निकालना है भैया, एक सेकेंड, न्यूट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो क्या करोगे भैया, 56 में 26 माइनस कर लोगे, 30 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अगले पेज पे जा रहा हूं, इधर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है कि एटॉमिक नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है? 26। और न्यूक्लियॉन्स, और आपको न्यूक्लियॉन्स दे रखा है 56। तो भाई आपको एक बात पता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है मास नंबर, ठीक है। तो अब यहां से हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई आपको कितने हो गए हमारे? 26 हो गए। कितने हो गए? 26। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 26 हो जाएगा। तो आपको दो चीजें बच गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी 26 है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी 26 है। अब बचे न्यूक्लियस, अब बचे न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियस निकालने का नंबर फॉर्मूला होता है, देखो मास नंबर में से, या मास नंबर में से जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दोगे तो आपके पास न्यूक्लियस आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपके पास? न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो। तो मास नंबर आपको दे रखा है 56, 56 में जब प्रोटॉन से माइनस करना है 26, तो आपके पास न्यूक्लियस कितने आ जाएंगे? 30। तो भाई न्यूक्लियस आ जाएंगे आपके पास 30, 30 आ जाएंगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो 1 2 3, तो भाई तीनों चीजों का पता लगाएंगे, हमने बहुत आराम से निकाल दी। क्या कोई दिक्कत थी इसमें? भाई बहुत ज्यादा बरबरी दिमाग में कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। भैया एक एटम में द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 20 प्रोटॉन्स। तो भैया न्यूक्लियस में, इधर देखो न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स है। इफ इट मास नंबर इज 41, मास नंबर 41 है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इधर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रखा है? तो आपको बोल रखा है न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर भैया 20 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको दे रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे आपको 20, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है? समझाओ। आपको और दे रखा है मास नंबर दे रखा है 41, मास नंबर दे रखा है 41। आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस कैसे निकालता है बताया था, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो, ठीक है भैया। तो 41 में 20 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 21। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा? 21। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बांध लो भैया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बराबर होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में भैया सेट करके रख लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बराबर होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस पे 2 क्वेश्चन बने भैया, और हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। क्लियर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस बात को ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अब 12th क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एन एटम हैज 18 न्यूट्रॉन्स एंड एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17। देखो भैया, एटॉमिक नंबर दे रखा है, न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं, तो भाई न्यूट्रॉन्स 18 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18, एटॉमिक नंबर कितना है 17, एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट इज मास नंबर, मास नंबर कैसे निकालेंगे, प्लस कर देंगे, तो मास नंबर कितना हो जाएगा 35, मास नंबर कितना हो जाएगा 35, भाई उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर 11 12th क्वेश्चन 11th है, 11th 12th है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बच्चे, ये बताना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18, और एटॉमिक नंबर कितने हैं 17। ठीक है, क्या निकालना है मास नंबर, भैया उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो हमें फॉर्मूला क्या देगा भैया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है, मास नंबर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब भैया यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स, सॉरी हमें मास नंबर निकालना है, तो मास नंबर को छोड़ के सब इधर भेज देंगे, मास नंबर को छोड़ के सब इधर भेज देंगे, तो भाई प्लस है यहाँ के, ओ सॉरी माइनस है यहाँ के, प्लस रहेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आ जाएंगे आपके मास नंबर, ये आ जाएगा आपका मास नंबर। तो ये आपको दे रखा है भैया 18, यहाँ पे आपको दे रखा है 17, दोनों को प्लस करोगे मास नंबर आ जाएगा आपका, तो भाई मास नंबर कितना आ जाएगा 35, मास नंबर। क्या कोई दिक्कत परेशानी, क्या कोई दिक्कत परेशानी, समझ आया भाई? कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से ही सारी चीजें बन जाएंगी, इस फॉर्मूले से ही सारी चीजें बन जाएंगी, बस ये फॉर्मूला याद रखना है इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, इधर इधर भाई, ये होता है न्यूट्रॉन्स, सॉरी ये होता है हमारा ये होता है हमारे, इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, भाई ये होता है हमारा न्यूक्लियॉन्स। भाई न्यूक्लियॉन्स के अंदर दो चीजें होती है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए हमें एक चीज निकालनी है, तो उसमें से माइनस करना होता है, ये हमारा जल्दी मास नंबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को भैया ये इन दोनों को प्लस करके बोलते हैं मास नंबर। तो मास नंबर कैसे आता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो इसी से हमारा फॉर्मूला बना है भैया यहाँ से, तो इस वजह प्लस माइनस करके आपका आंसर आया था, तो इस बात को याद रखना भैया, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। 12th हो गया, 13 क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन अच्छा है। अब 13 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन एटम, भाई एक एटम दे रखा है, एक एटम दे रखा है भैया A23 हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, भाई इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई, क्वेश्चन में गिवन है आपको ऊपर 23 लिख रखा है, इसकी यानी मास नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई मास नंबर 23। आपको पता है नीचे जो लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, नीचे क्या लिखते हैं ऊपर मास नंबर। तो ऊपर सबसे पहले हमें ये पता चला भैया 23 दे रखा है, मास नंबर 23 है, मास नंबर 23 है। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है इलेक्ट्रॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं यानी एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, मास नंबर न्यूट्रॉन्स निकालने, भाई न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए सब बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ, अब भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, हमारे न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, भाई न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, मास नंबर है 23, 23 में तो माइनस कर दो 11, आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 12। तो भैया कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन भैया उसी फॉर्मूले से आ रहे हैं, ये फॉर्मूला होने बड़े हैं, फॉर्मूला अच्छे से याद करना, और आपको ये पता होना चाहिए कि भैया किसी भी नोटेशन याद होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं भाई, नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर। क्लियर है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, A का मतलब मास नंबर। ओके आगे
अब देखते हैं आगे कौन से रह रहे हैं भैया हमारे पास। अब हमारे पास ये लास्ट पॉजिटिव पॉइंटर बचे हैं भैया, इसके बाद चैप्टर के सारे पॉजिटिव पॉइंटर हो जाएंगे। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में करने में मजा। याद रखना नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये बताना है इनके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल को और किस नाम से जानते हैं? बैलेंस सेल। बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल। तो आपको ये मैं इधर चेक करना, बैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको बोला भैया ये बताना है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भैया इसके लिए हमें क्या देखना होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें क्या देखना होता है? एटॉमिक नंबर। क्या देखना होता है? एटॉमिक नंबर। तो भाई इसमें एटॉमिक नंबर 6 है। क्या है? 6। तो पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 4 आ जाएंगे। अरे 4 आ जाएंगे, 6 है ना। तो सबसे बाहर यही होगा। अब कितने शेल है भैया? तो हम लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, इन एल शेल। तो भैया आपको ये बताना है कि इसमें कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमने भैया देखा इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका एटॉमिक नंबर इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? पहले में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 4। ठीक है, वैसे आपको याद होगा कार्बन का मैंने बताया भी था, कार्बन में भैया लास्ट में जो होते हैं 2 होते हैं, आपको बताया था। और सॉरी लास्ट में 4 होते हैं। ठीक है, अब हमने लिखा भाई प्रॉपर इसकी वैलेंसी लिखी, के शेल में इतने हो जाएंगे, एल शेल में इतने हो जाएंगे। तो लास्ट में हमने लिखा भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल शेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9, यानी इसमें 9 प्रोटॉन्स होंगे। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले में 2 हो जाएंगे, दूसरे में 7। कितने हो जाएंगे? 7। तो हम लिखेंगे भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, इन एल शेल। भैया एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या आप बताओ भैया? सिलिकॉन 14। भाई 14 कैसे होगा? पहले में 2, दूसरे में 7 और चौथे में सॉरी तीसरे में 4। सॉरी, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, इन एम। इस शेल्स बनाने सिखाए थे कल, आसान लग रहा है? शेल्स बनाते समय आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर देखना होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी हिसाब से आपको बनाना है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12। भाई अगर किसी, अब देखो आपके 3 एटॉमिक नंबर है। भाई एक ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स 12 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मतलब आपको लिखना है भैया के एल शेल में कितने होंगे? तो के एल, तो पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे। एम शेल में 2 होंगे, एम शेल में। तो भाई इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये बताना है आपको। क्लियर है? आगे अब भाई दूसरा एटॉमिक नंबर कौन सा है? भाई दूसरा एटॉमिक नंबर हमारे पास 16। कितना है? अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 दे रखे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे। अब 16 है तो के एल एम, के शेल में 2, इसमें 8, इसमें 6। तो इस तरीके से आपको बना देना है। तीसरे में क्या है? तीसरे का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर आपका 18 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे। यानी आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बताता है, प्रोटॉन्स ही बताता है। ठीक है, तो ये 18 होगा, तो 18 के लिए भैया के एल एम 2 8 8। तो ये आपका आंसर है। क्या कोई दिक्कत आई इसमें? क्या कोई दिक्कत आई इसमें? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 और ये खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 पॉज एंड आगे भी है। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितने मर्जी आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ रहे हैं ना। बस देखो, सॉल्व द रिडल, यानी पहेली को सुलझाओ, पहेली को सुलझाओ। आई एम एन एटम, भाई मैं एटम हूं। इधर देखिए, विद अ मास नंबर ऑफ 23 एंड 11 प्रोटॉन्स। अब देखो ये मैं एटम हूं, मेरा मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन्स है मेरे अंदर। तो यानी एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 कितने किसका होता है? मैंने याद करवाया था, एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का। तो आपको समझ आ गया सोडियम है क्या? ये सोडियम। ठीक है, आई
am a soft metal, भैया मैं एक soft metal हूँ and can react vigorously with water. Who am I and how many neutrons do I have? Can you also create such riddle? तो आपको भैया क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर 11 है। तो एटॉमिक नंबर 11 मैंने आपको 1 से 18 तक याद करवाए थे। तो एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। किसका होता है? अब आपको एक और हिंट दे रखा है, एक सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल। तो ये अभी आप आगे क्लास में पढ़ोगे कि सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम मेटल है। कौन सा मेटल है? सोडियम। ठीक है, अब आपको बोला है भैया हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आई हैव। अब भैया इसका एटॉमिक नंबर 11 दे रखा है और इसका मास नंबर भी दे रखा था हमें। भैया मास नंबर दे रखा है 23, मास नंबर दे रखा था 23। भैया न्यूट्रॉन्स पूछे गए, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? भैया मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? तो न्यूट्रॉन्स भी निकाल दिया हमने भाई, वो फॉर्मूला में न्यूट्रॉन्स भी निकाल दिए। आप बोला एक पहेली ऐसी खुद बनाओ, एक पहेली ऐसी खुद बनाओ। तो क्या, कौन सी पहेली बनाना चाहोगे? ऑक्सीजन गैस के बारे में जानते हो आप लोग? ऑक्सीजन गैस से पहेली बना दे तो ऑक्सीजन गैस का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये बताओ। ऑक्सीजन का 8 और मास नंबर। तो आई एम अ लिविंग गैस, लिविंग गैस फॉर ह्यूमन। तो भैया हम पहेली बना रहे हैं, आई एम अ लिविंग गैस फॉर ह्यूमन। भैया मैं ह्यूमंस के लिए लिविंग गैस हूं। माय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई मेरे पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। कितने प्रोटॉन्स हैं? 8। तो ये बना दिया हमने। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या आंसर होगा इसका? ऑक्सीजन। हो गया ना? ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई भी पहेली बना सकते हो। क्लियर बच्चे? हाँ बच्चे आगे देखते हैं, आगे कैसे क्वेश्चंस हैं। पॉज एंड पॉइंटर और है भैया, कहां दिखते हैं? चलो ये लास्ट है ये। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और निपटा दो जरा। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 17 क्वेश्चन आपको बोला है 2 डिफरेंट एटम्स हैव 11 प्रोटॉन्स ईच। भाई 2 अलग अलग एटम है, 2 अलग अलग। भाई ये भी एटम है, ये भी एक एटम है, दोनों में प्रोटॉन्स 11 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 11 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 11 है। भाई इसका भी एटॉमिक नंबर 11 है। भाई ये दोनों सोडियम के, ये दोनों सोडियम के एटम्स हैं, ये दोनों सोडियम के, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का होता है। 1 से 18 तक आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे। बट वन हैज 12 न्यूट्रॉन्स एंड अदर हैज 13 न्यूट्रॉन्स। लेकिन एक के पास 12 न्यूट्रॉन है, एक के पास 13 न्यूट्रॉन है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। तो भाई क्या है ये? आइसोटॉप्स। हाउ डू देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कंपेयर? आर दे द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट? तो देखो भैया हम लिखेंगे दे आर isotopes, they are isotopes of sodium because they have same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number। they have same atomic number but different mass number। क्लियर है बच्चे? इस तरीके से आपको लिख देना है। आगे लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 समझ आया? ऊपर बस ये बोला था कि भाई सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है, तो क्या है ये? भैया आइसोटॉप्स है। किसके आइसोटॉप्स है भैया? एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम। तो हमने लिखा है सोडियम के आइसोटॉप्स है, क्योंकि इनका मास एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है इसलिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। इफ अ ब्रोमाइन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म टू से दैट 2 आइसोटॉप्स BR 3579 और 3581 कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमाइन। भैया एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कल वाली क्लास में निकालता नहीं निकालता? भाई क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर देना है, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके। परसेंटेज को हमें इसमें लेना होता है भैया मास नंबर। क्या लेना होता है? मास। तो कैसे करोगे इधर? सबसे पहले आपके पास पहला मास नंबर है 79। पहला मास नंबर क्या है? 79 प्लस दूसरा मास नंबर क्या है? 81। अब पहला मास नंबर कितना है भैया? 49.7% है। 49 अब परसेंट का साइन हटा दिया, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का भैया मास नंबर कितना है? दूसरे का कितना परसेंटेज है? 50.3% का साइन हट के अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। भैया पॉइंट हटेगा, अपॉन में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट हटेगा, अपॉन में 0 आ जाएगा। तो ये एट लास्ट कैसे आ जाएंगे बाद में? तो देखो अब आपको क्या करना होगा, कैलकुलेटर देखो, आपको भैया 497 को मल्टीप्लाई कर देना है 79 के साथ। मल्टीप्लाई कर देना है 79 के साथ। आपके पास आंसर आ जाएगा 39263। 39263
तो 39, इसके बाद यहाँ है 39263 अपॉन में है 1000, अपॉन में है 1000। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आगे, अब आपको क्या करना है भैया, 81 को मल्टीप्लाई करना है 503 के साथ। अब 81 मल्टीप्लाई 503, सॉरी 81 मल्टीप्लाई 503, तो यहाँ आ रहा है 40743 अपॉन में 1000। अब भैया बेस सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर आप कॉमन ले लोगे, ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, आप प्लस कर दोगे, प्लस कर दोगे। इधर देखो, अब क्या करना है हमें भैया, 39263 263 में प्लस करना है 40743 तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80006। अब ये 1000 से डिवाइड करोगे, पीछे 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, तो लास्ट फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 80.006। और यू का साइन लगाना, क्योंकि मास नंबर के पीछे यू का साइन लगाना भैया, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास थ्योरी, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाला भैया, बहुत आसान था भैया। देखो क्या करा, आपको एक ब्रोमियम के दो आइसोटॉप्स दे रखे थे, ब्रोमियम के दो आइसोटॉप्स दे रखे थे भैया, दोनों के मास नंबर उठा लिए। पहले का मास नंबर था भैया 79, दूसरे का मास नंबर था 81। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करा, इनके परसेंटेज से। तो भैया 79 को मल्टीप्लाई करा 49.7% से, परसेंटेज के फॉर्म में हिट आ गया, इनको सॉल्व करा। फिर सेम 81 क्या करा, 81 को मल्टीप्लाई करा उसके परसेंटेज के साथ, फिर यहां से सॉल्व करा, यहां सॉल्व करा, दोनों को प्लस करके आंसर आ गया। कितना इजी था। इससे बोलते हैं भैया, आप क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। ये हमने कल वाली क्लास में सीखा भी था, तो भैया आपको अच्छे से आना चाहिए। एक तो आपको किसका आना चाहिए भैया, क्लोरीन का था, कल किसका रहेगा, सोडियम का। एक तो आपका सोडियम का आना चाहिए भैया, सोडियम का, और एक आपको ये भी आना चाहिए। बाकी बहुत इजी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर सकते हो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपके सारे के सारे पॉज एंड पॉइंटर हो चुके हैं। अब कल वाली क्लास में उसके सारे के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे, रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन, और आपका चैप्टर फिनिश होगा। क्लियर है बच्चे, आई होप आपको समझ आएगा। बैठ के आराम से प्रैक्टिस करो, कल वाली क्लास में मिलते हैं।